Hello, good morning, class 8th students. So, we talk about the permanent settlement and we also talk about Charles Cornwallis who introduced permanent settlement in India. और आपने जाना भी था कि इसके अकॉर्डिंग किस तरह की चीज़ें हो रही थी उस टाइम इंडिया में, किस ईयर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ कि फ़िक्स किया गया रेवेन्यू कंपनी के लिए और उन्होंने ज़मींदार बना दिए राजाओं को और ताल्लुकदारों को। ठीक, तो ये काम अब राजाओं के इस तरह से अब इंडिया में हो रहे थे अंग्रेज़ों के टाइम पे। फिर हमने बात की थी प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक, अब प्रॉब्लम्स तो बेटा बहुत सारी थी। कल मैं आपको समझा भी रहा था कि हर कोई भाई ज़मींदार कहाँ से लाएंगे, वो ऑलरेडी इतना हाई है कि उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वो अपना पे इंट्रोड्यूस कर पाएँ, नीचे किसानों से ले पाएँ, फिर वो अपने आप की उसमें अपने सेविंग करके अंग्रेज़ों तक पहुँचाएँ। और हर कोई फेल्ड ही हो रहा था और ज़मींदारी भी खो दे रहा था। तो बहुत सारे ज़मींदार तो थे, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी ज़मीनें कंपनी को बेचनी पड़ी क्योंकि वो उन्हें दे नहीं पाए। सीधी सी बात ये कि अंग्रेज़ वो चीज़ इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि इतना हाई इसलिए रखेंगे कि जब ज़मींदार से लेके हर कोई फेल हो जाएगा टैक्स पे करने में, रेवेन्यू पे करने में, तो डायरेक्टली तौर पे तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी ज़मीन अंग्रेज़ों को बेच दी जाएंगी, अंग्रेज़ नीलाम कर लेंगे भाई, ज़मींदारों की ज़मींदारी चली जाएगी, राजा भी कंगाल हो जाएंगे, तो ज़मीन डायरेक्टली अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाएगी। ये उनकी मंशा होती थी शुरू से ही। तो जो फर्स्ट डिकेड था 19th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का मतलब 1800 से शुरुआत जो है, 1800 से लेके 1810 के बीच का जो टाइम है, सिचुएशन बहुत बदल चुकी थी। प्राइस मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, कल्टीवेशन धीरे धीरे ही हो पा रहा था। इसका मतलब है कि इंक्रीज जो हो रहा था इनकम की ज़मींदार में बहुत कम, और गेन तो कोई हो ही नहीं रहा था। किसको? कंपनी को। तो इससे इंक्रीज नहीं हो पाया रेवेन्यू डिमांड, और जो कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट फिक्स कर रखा था। आपको याद है ना, जो फिक्स था ऑलरेडी, वो हुआ ही नहीं उन्हें कोई गेन इस तरह से। अब बात आई ज़मींदारों पे। जो ज़मींदार थे उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इम्प्रूविंग करने में लैंड में, क्योंकि कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं हो रही थी कि उस तरह से किसानों की सुनी जाए। अंग्रेज सिर्फ ऐसी पॉलिसी लाए थे कि जिससे कि सिर्फ उनको ही फ़ायदा हो। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। कई सारे ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, खो देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो पे टैक्स कर नहीं पाए, इतना रेवेन्यू दे नहीं पाए अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन ले ली। अदर नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क इन्वेस्टमेंट। और बहुत सारे लोग तो भाई इस चीज़ का देख रहे थे कि अब उनकी अर्निंग क्या होगी, मुसीबतें कम नहीं हो रही थी, और अब वो कहाँ इन्वेस्ट करें, रिस्की काम हो गया था, धन नहीं था उनके पास। तो एज लॉन्ग एज द जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब जो टेनेंट थे, टेनेंट बेटा वो किसान होते हैं जो किराए पे ज़मीन लेके खेती कर रहा होता है। किससे लेगा? ज़मींदार से। वो ज़मींदार को कुछ पैसे देता है, जैसे आज बटाई पे खेती होती है, बटाई बोलते हैं कि आपकी गांव में खेती और उस पर कोई दूसरा कर रहा हो, आप आधा आधा करते हैं, वो एक साझेदारी होती है। बटाई होती है कि आपको साल भर का पैसे फसल के अकॉर्डिंग कीमत दे दी हमने खेती की, अब उस पर जो बटाईदार है वो कुछ भी खेती करे। ये वैसे ही उस टाइम पे ऐसे होता था। देखिए, वर्ड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें तो आप हमेशा डिफाइन की तरह ही आपके क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। महल किसे कहते थे? ब्रिटिश टाइम पे रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, जहाँ से ब्रिटिशर्स अपने लिए पैसा उगाते थे, टैक्स लेते थे, महल को उन्होंने एस्टेट की तरह चुना जो कि ग्रुप्स को या एक विलेज को दर्शाता था। भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव है और आप एक की बहुत बड़ी पंचायत है, तो अंग्रेज अपने रिकॉर्ड में उस पूरे एरिया को महल बोलते थे। महल मतलब आपके नाम से जोड़ के गाँव के और महल बोल दिया। जैसे मान लीजिए कि फतेहपुर सीकरी, आगरा या भरतपुर कोई गांव है, तो भरतपुर महल से कितना रेवेन्यू आया, फतेहपुर महल से कितना रेवेन्यू आया, इस तरह की वर्डिंग और मतलब इस तरह के मतलब वर्ड्स उन्होंने जो है यूज़ की थे रिकॉर्ड में। अच्छा, दूसरी तरफ चीज़ें क्या हो रही थी? अगर गांव की बात करें बेटा, तो जो कल्टीवेटर है, किसान है, उसने सिस्टम को बहुत ज़्यादा दमनकारी, ऑप्रेसिव मतलब जो बहुत परेशान करता हो, हमारा शोषण कर रहा हो। क्योंकि सिंपल सी बात, जब ज़मींदार नहीं पे टैक्स कर पा रहे हैं तो बेचारा किसान कहाँ से करेगा? रेंट जो था ज़मींदार को बहुत हाई था, और राइट भी नहीं था लैंड पे। क्यों? इनसिक्योर था, ज़मीन कब बिक जाए।
तो उनके लिए रेंट पे करना बहुत मुश्किल भरा होता था। वो लोन तक लेते थे और जब वो फेल्ड हो जाते थे लोन को लेने में, तो बेटा वो उनकी कई सारी पीढ़ियाँ उसी ज़मीन को जोतती रहती थी क्योंकि कर्ज हो गया। इसी तरह से ये सिचुएशन पूरे इंडिया में हर जगह आई, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और अंग्रेज़ों के सामने हर कोई दिवालिया होता गया, सब कंगाल हो गए। ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल में अंग्रेज़ों के आ चुकी थी। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो एक नया सिस्टम और आ गया। परमानेंट के बाद अब एक नया सिस्टम आएगा बेटा। अब परमानेंट के बाद कौन सा आएगा, ज़रा देखो तो। अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी ने, ऑफिशियल्स ने कन्विंस किया कि नया सिस्टम रेवेन्यू के लिए होना चाहिए ताकि चेंज लाए और कुछ बेहतर हम लोग को भी इनकम हो सके और किसानों की हालत सुधर सके। बट किसानों की हालत सुधारने ही किसको पड़ी थी? How could revenue be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? जबकि अपना व्यापार करने के लिए और अपना प्रशासन चलाने के लिए कंपनी को वैसे भी बहुत खर्चे की ज़रूरत थी, तो भाई वो ऐसी टाइम पे इस तरह की अर्निंग से कैसे फिक्स करे इस तरह से रेवेन्यू कि उसको दोनों ही चीज़ों में आसानी हो। देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे In the north-western province of the Bengal Presidency, most of this area is now in उत्तर प्रदेश। ठीक, अगर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी की, मतलब उस टाइम बंगाल बेटा बहुत बड़ा था। ये तो बाद में लेटर ऑन इंडिया में इतने सारे स्टेट्स बने, तो उसका बहुत सारा हिस्सा आज के उत्तर प्रदेश में है। एक इंग्लिश मैन था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1822 में। यहाँ से ये पॉइंट्स हैं बेटा, ध्यान रखिएगा कि जो हॉल्ट मैकेंजी है नया सिस्टम लेके आया 1822 में। ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। उसको लगता था कि गांव तो सबसे बड़ी इकाई है, यूनिट है हर तरीके से, और यहाँ की सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज भी बेटा बहुत बड़ा योगदान है गाँव का। उस ज़माने में तो शहर बहुत कम हुआ करते थे, ना के बराबर, तो आप सोचो कितनी इम्पोर्टेंस थी। और उसे लगता था कि इनको बचाए रखना चाहिए, प्रिजर्व्ड। अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अच्छा, मैकेंजी ने क्या किया, हर ज़िले के कलेक्टर्स को, जो जिसे आज आप डीएम बोलते हैं, आईएएस अधिकारी बोलते हैं, उसको भेजा कि जाइए गांव-गांव जाइए, सर्वे कीजिए, लैंड को इंस्पेक्ट कीजिए, मतलब जांचिए किस तरह की ज़मीन है, क्या है, खेतों की नपवाई करवाइए, किस तरह की मतलब यहाँ पे बीघा होता है, ये सारी चीज़ें हैं, और रिकॉर्ड बनाइए हर एक किसान का, मतलब हर एक किसान का रिकॉर्ड बनाने की बात हुई। और डिफरेंट ग्रुप्स के जो अधिकार हैं उनको मतलब लेके आइए, जैसा कि मैकेंजी उनसे चाहता था। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू द कैलकुलेटेड रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। अच्छा, इस बेस पे क्या किया पता है, जब ये कैलकुलेशन करवाई मैकेंजी ने तो उसको ये समझ में आया क्योंकि डिफरेंट ग्रुप हैं। अब सिंपल सी बात है, जो किसान मजबूत हैं वो तो ज़्यादा खेती बाड़ी अच्छे से कर लेते होंगे, बट जो गरीब वो तो नहीं कर पाते हो। तो उसने हर किसी पे महल मतलब जो रेवेन्यू था हर गांव पे फिक्स कर दिया। जैसे इस गांव के लोग संपन्न हैं तो इतना टैक्स देंगे, उस गांव के लोग इतना हैं तो वो इतना टैक्स देंगे। इस तरह से उसने रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन करवा के ये सब फिक्स करवाया। और बाद में क्या किया पता है, दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली। अच्छा, वो ये कहता था कि अगर ये डिमांड जो है हम टाइम टू टाइम जो रिवाइज करते रहेंगे, मतलब उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, जैसे परमानेंट सेटल में पे बेटा फिक्स था ना, वो नहीं रखेंगे। लेकिन दिक्कत इसमें ये थी कि ऑलरेडी इतना हाई था कि उसमें बदलाव भी क्या करे। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब कंपनी को जो आप रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे वो विलेज का जो मुखिया है, यानी कि गांव पे अब बात आ गई। परमानेंट सेटलमेंट राजा ताल्लुकदार बेटा प्रमुख थे, यहाँ पे विलेज का जो मुखिया उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई, रेदर देन द जमींदार को ये काम नहीं दिया गया। दिस सिस्टम ऑफ टू बी केम नोन एज द महलवारी सेटलमेंट, और इसी सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहा गया, महल के नाम से। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, और अभी एक और सिस्टम आएगा उसके बारे में। और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आता है बेटा डिफ्रेंशिएट बिटवीन, मतलब आप डिफ्रेंशिएट करो महलवारी और
महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट, या फिर मुनरो सिस्टम, और इसका एक दूसरा नाम और है उसके बारे में। मतलब आप इस तीनों में दो कोई डिफरेंशिएट करने को आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मुनरो सिस्टम की तरफ। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब हम चलते हैं साउथ की तरफ। अभी इससे पहले बेटा नॉर्थ इंडिया की तो बात हो रही थी, बंगाल की तरफ की बात हो रही थी, ईस्ट की तरफ। अब साउथ की तरफ चलते हैं। वहाँ परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं लाया, वहाँ कोई नया सिस्टम लाया गया। The new system that was devised came to be known as the Rayyatwar or Rayyatwari. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over the company after the war with Tipu Sultan. अच्छा, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था? ये जो नाम आप पढ़ रहे हो ना, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वहाँ रैयतवार बोलते थे उन लोगों को जो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पे खेती करते हैं। इसने क्या किया कि जो स्मॉल स्केल पे ये लोग काम कर रहे हैं, ये रैयत हैं, इन्होंने उन एरियाज़ पे खेती करवाना शुरू किया। इसको ले लिया किसने? कंपनी लिया था। अच्छा, कंपनी के पास ज़मीन कब आई थी? जब बेटा वॉर हुए थे टीपू सुल्तान से। और आपको मालूम होना चाहिए टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था बेटा, और मैसूर आज कर्नाटका में पड़ता है, लेकिन उस टाइम मैसूर बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, जिसमें आज का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब का पार्ट आता है। तो वो एक बहुत बड़े राज्य पे उनका अधिकार था। तो ये सब चले गया टीपू की सुल्तान के हर बाद उसकी डेथ हो गई, सब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना एक नया रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया। अब इसमें क्या था ज़रा आप देखें तो एक बार। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। अच्छा, कैप्टन रीड को, मुनरो को ये लगता था, दोनों ही लोगों को, जैसे जमींदार बेटा नॉर्थ इंडिया में होते थे, साउथ में तो होते नहीं थे। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर रैयत हु हैड टाइल्ड द लैंड फॉर जनरेशन। रैयत कल्टिवेटर को ही कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, जो जोत रहा है ज़मीन, जोतने वाला। वो मतलब साउथ इंडिया में क्या था, जमींदार तो थे नहीं, जमींदार अपने अंडर में बहुत सारे किसानों को लेके काम करवाते थे, या बहुत सारे लोगों को ज़मीन किराए पे दे काम करवाते थे। साउथ में ऐसा नहीं था। वहाँ जो कल्टीवेटर है ना, ज़मीन जोतने वाला, खेती में काम करने वाला कल्टीवेटर, डायरेक्टली उससे जाकर रेवेन्यू पे करना, इसलिए इस सिस्टम को ना रैयतवाड़ी कहा गया, क्योंकि रैयत जो कल्टीवेटर उनसे डायरेक्टली वसूलना था पैसा। The field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment were made. अब यहाँ पे भी वही काम हुआ जो बेटा महलवाड़ी में हुआ। हर खेत को बेटा अच्छे से नापा गया, सर्वे किया गया कि किस जगह से हम कितना रेवेन्यू पे मतलब ले सकें, और ये सारी चीज़ें तैयार की गई। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश, अब मुनरो को ये भी लगा कि जो ब्रिटिश हैं शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रैयत अंडर देयर चार्ज। वो जो पैटर्नल फिगर्स हैं, पैटर्नल फादर फिगर्स मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, दादा परदादाओं की ज़मीन है, क्योंकि उनका ज़मीन से बहुत लगाव था किसानों का, तो उसको ये लगता था मुनरो को कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं रैयतों के अधिकारों को, जब वो हमें उनका चार्ज दे देंगे, मतलब लालच देना। लेकिन सिंपल सी बात है, टैक्स तो आपको तब भी हमें ही देना है। ये वो वाली बात हो गई। ऑल वाज नॉट वेल, ये सिंपल सी वही बात है कि बेटा कोई भी चीज़ किसी भी तरह से ना सही नहीं चली। ये जो नए नए सिस्टम आते गए, इनसे साफ था कि इनकी डिज़ायर ये है कि सिर्फ इंक्रीज़ कर सकें इनकम अपने लैंड से। रेवेन्यू इतने हाई थे डिमांड के अकॉर्डिंग कि पीजेंट्स तो अनेबल थे पे करने में। रैयत बेटा जो कल्टीवेटर थे अपना गांव छोड़ के भाग गए। विलेज जो है एकदम सुनसान जगह बन गया, क्योंकि वहाँ कुछ अब था ही नहीं उनके पास करने के लिए। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि ना तो पीजेंट्स कोई रिच एंटरप्रेन्योर फार्मर बन पाए, ना ऐसा कुछ हुआ। बस ये है कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चमकते चले गए, क्योंकि किसी भी जगह पे अगर आप किराया ज़्यादा रखोगे, महंगी पढ़ाई रखोगे, कुछ भी ज़्यादा रखोगे, तो वहाँ वो लोग नहीं आ सकते जो कॉमनली सब लोग आ सकें। वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग आ सकते हैं। यही हाल हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने किया पुराने टाइम में, इसलिए इंडिया की हालत धीरे धीरे ख़राब हुई। सारे अधिकार अंग्रेज़ों के अधिकार में आते रहे, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आ गई, और उन्होंने हर चीज़ की हालत ख़राब करके रखी थी इंडिया में उस टाइम। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा क्रॉप्स